वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने साल 2026 के आगाज़ में भारत और यूरोपीय यूनियन के दरमियान आज़ादाना तिजारत के तारीख़ी मुआहदे की तकमील का खैरमकदम करते हुए इसे दोनों ख़तों के लिए एक सन मील करार दिया है। उन्होंने जोर दिया कि इस जामे मुआहदे के नतीजे में भारत और फिनलैंड के दरमियान तिजारती ताल्लुकात, सरमायाकारी और तकनीकी ताउन को एक नई और मजबूत बुनियाद मिलेगी। वज़ीर आज़म के मुताबिक बदलती हुई आलमी सूरत-ए-हाल में भारत और फिनलैंड डिजिटल टेक्नोलॉजी, बुनियादी ढांचे की तामीर और पायदार तरक्की जैसे अहम शुबों में एक दूसरे के नागुज़ीर शराकतदार बनकर उभरे हैं। इस मुआहदे से दोनों ममालिक की कंपनियों के लिए नई मंडियां खिलेंगी और जदीद टेक्नोलॉजी के तबादले से इक्तिसादी तरक्की की रफ्तार तेज़ होगी। वज़ीर आज़म मोदी ने उम्मीद ज़ाहिर की कि ये शराकतदारी न सिर्फ इक्तिसादी बल्कि माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और ग्रीन एनर्जी के अहदाफ़ के हुसूल में भी मददगार साबित होगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि फिनलैंड की तकनीकी महारत और भारत की वसी इंसानी सलाहियतों का इम्तिज़ाज आलमी सतह पर मुस्बत नताइज मुरत्तब करेगा। इस तारीख़ी कदम से भारत और यूरोपीय यूनियन के दरमियान दहाइयों से जारी तिजारती रुकावटें दूर होंगी और बाहमी एतमाद में इजाफ़ा होगा। ये मुआहदा भारत की आलमी सतह पर बढ़ती हुई इक्तिसादी अहमियत और यूरोपीय ममालिक के साथ मजबूत होते सिफारती ताल्लुकात का मुंह बोलता सबूत है। वर्ष 2026 की शुरुआत में ऐतिहासिक भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ। यह एग्रीमेंट भारत और फिनलैंड के बीच ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी सहयोग को और प्रबल करेगा। डिजिटल टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्टेनेबिलिटी जैसे क्षेत्रों में भारत और फिनलैंड महत्वपूर्ण साझेदार हैं। नोकिया के मोबाइल फोन और टेलीकॉम नेटवर्क ने करोड़ों भारतीयों को जोड़ा है। फिनलैंड के आर्किटेक्ट्स के सहयोग से हमने चिनाब नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनाया है। फिनलैंड की साझेदारी से हमने नुमालीगढ़ में दुनिया की सबसे बड़ी बंबू। दिल्ली असेंबली में अपोजिशन लीडर आतिशी ने भारतीय जनता पार्टी की मरकजी हुकूमत पर सख्त तनकीद करते हुए इल्जाम लगाया है कि बीजेपी को दिल्ली के बुनियादी मसाइल नजर नहीं आ रहे। उन्होंने कहा कि दिल्ली के अवाम गंदे पानी, टूटी हुई सड़कों और बढ़ती हुई फिजाई आलूदगी की वजह से शदीद मुश्किलात का शिकार है, लेकिन हुकूमत उन मसाइल के हल के लिए कोई इंक्वायरी या तफ्तीश नहीं कर रही। आतिशी के मुताबिक बीजेपी हुकूमत ने अवामी मसाइल को हल करने के बजाय अरविंद केजरीवाल को निशाना बनाने के लिए फांसी घर पर समन भेजा है, जो कि खालिसतन सियासी इंतकाम है। उन्होंने मुतालबा किया कि जब अरविंद केजरीवाल को पूछ-गुछ के लिए बुलाया जाए तो इस पूरी कार्रवाई का बराह रास्त नशर यानी लाइव टेलीकास्ट किया जाना चाहिए ताकि मुल्क की आवाम सच्चाई देख सके। आम आदमी पार्टी की रहनुमा ने कहा कि बीजेपी हुकूमत दिल्ली की मुंतखब हुकूमत को काम करने से रोकने के लिए एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है, जबकि अवाम के बुनियादी हुकूक और सहूलियात को यकसर नज़रअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने चैलेंज किया कि अगर तहकीकात शफाफ हैं तो इसे अवाम के सामने लाने में कोई आर नहीं होना चाहिए। आतिशी ने मजीद कहा कि बीजेपी की तमाम तर तवज्जो सिर्फ केजरीवाल को बदनाम करने पर मरकूज है, जबकि दिल्ली के शहरी रोजमर्रा की जिंदगी में बुनियादी जरूरियात के लिए तड़प रहे हैं। इस बयान ने एक बार फिर दिल्ली में मरकज और रियासती हुकूमत के दरमियान जारी सियासी कशीदगी को तेज कर दिया है। लेकिन आज जो सबसे बड़ा सवाल है कि अंग्रेजों के डॉक्यूमेंट्स के आधार पर इसे फांसी घर ना कहना भारतीय जनता पार्टी की इतनी बड़ी प्राथमिकता बन गई है कि पानी की समस्या, पॉल्यूशन की समस्या, सड़कों की समस्या, प्राइवेट स्कूल फीस की समस्या छोड़कर आज दिल्ली के टैक्स पेयर्स का पैसा, आज दिल्ली के चुने हुए प्रतिनिधि इस बात पे लगे हुए हैं कि अरविंद केजरीवाल को बुलाओ, अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछो, अरविंद केजरीवाल से पूछो कि अंग्रेजों का फांसी घर था कि नहीं। भाई अरविंद केजरीवाल तो मुख्यमंत्री थे। अरविंद केजरीवाल ने अपने मुख्यमंत्री के टेन्योर में हजारों फीते काटे होंगे। अब क्या भारतीय जनता पार्टी ये करेगी कि
कांग्रेस पार्टी के शोबा मीडिया और पब्लिसिटी के चेयरमैन पवन खेड़ा ने वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर सख्त तनकीद करते हुए कहा है कि कांग्रेस हमेशा से अवसोदेयु कटिमकम यानी पूरी दुनिया एक खानदान है के नजरिए पर यकीन रखती है। उन्होंने वाजे किया कि पार्टी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी ने अपने पैगामात में हमेशा अमन और भाईचारे का जिक्र किया है, लेकिन बीजेपी हुकूमत के दौर में ये अक़दार खतरे में है। पवन खेड़ा के मुताबिक नरेंद्र मोदी अक्सर अपनी तकरीरों में कदीम तहजीबी जुमलों का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन उनकी खारजा पॉलिसी और तर्ज़ अमल में उन अक़दार का कोई अक्स नज़र नहीं आता। उन्होंने एक कदीम मकूले का हवाला देते हुए कहा कि खामोशी रजामंदी की अलामत होती है और वज़ीर आज़म की मौजूदा खामोशी बहुत से ख़तरनाक इशारे दे रही है। कांग्रेस रहनुमा ने इल्ज़ाम लगाया कि मुल्क के अहम मसाइल पर वज़ीर आज़म की अब मुजरमाना खामोशी पूरी दुनिया के सामने हिंदुस्तान की साख और अजीम वर्से पर एक बदनुमा दाग की तरह उभर रही है। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया हैरान है कि किस तरह मुल्क के सरबराह हसास मामलात पर खामोश रहकर अपनी बिलवास्ता मंजूरी दे रहे हैं। पवन खेड़ा ने मुतालबा किया कि वज़ीर आज़म अपनी खामोशी तोड़ें और मुल्क की असल रवायात और वर्से के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमली इक़दामात करें। उनके इस बयान ने एक बार फिर मरकज़ की मोदी हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान नज़रियाती जंग को तेज़ कर दिया है। ये बयान ख़ास तौर पर बैन अल-अक़वामी सतह पर हिंदुस्तान की बदलती हुई शबी के तनाजुर में दिया गया है। बात सुनते हैं वसुदेव कुटुंबकम। खरगे साहब ने अपने वक्तव्य में, श्रीमती सोनिया गांधी ने अपने आर्टिकल में वसुदेव कुटुंबकम का जिक्र किया। अतिथि देवो भव भी हमारी एक बहुत पुरानी पहचान है, उस पर मैं आता हूं। यह दोनों वाक्य, ये दोनों जो हमारी पहचान के वाक्य हैं, इनको प्रधानमंत्री भी दुनिया भर में अपने अलग अलग दौरों में जरूर दोहराते हैं, लेकिन हमारी प्रधानमंत्री की जो कार्यशैली है, जो विदेश नीति है, उसमें इन दोनों कथनों का इतना भी अंश नहीं दिखाई देता। एक और कहावत है संस्कृत में, मौनम स्वीकृति लक्षणम, कि आपका जो मौन है उसमें आपकी स्वीकृति परिलक्षित होती है, आपकी स्वीकृति सुनाई देती है। जो मौन में सुनाई देता है वो शब्दों में भी नहीं सुनाई दे सकता। प्रधानमंत्री के मौन में बहुत कुछ सुनाई दे रहा है और वो सुनकर पूरा विश्व हैरान है। एक आपराधिक चुप्पी है। बीआरएस के कारगुजार सदर के टी रामा राव ने मूसा नदी के मंसूबे पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि उनकी हुकूमत ने नदी की बहाली के लिए तमाम जरूरी बुनियादें मुकम्मल करके वजीर आला रेवंत रेड्डी के हवाले की हैं। उन्होंने वजाहत की कि मूसा नदी का 55 किलोमीटर का इलाका मगरिब से मशरिक तक ऐसा है जहां पानी कहीं भी नहीं रुकता, जिसकी वजह से इसकी खूबसूरती और तरक्की में दुश्वारी थी। इसी मसले को मद्देनजर रखते हुए साबिका हुकूमत ने 545 करोड़ रुपए की लागत से 15 नए पिल्लों की मंजूरी दी थी ताकि पानी के बहाव को कंट्रोल किया जा सके। केटीआर के मुताबिक उन पिल्लों के नीचे सड़कें और चेक डैम भी तामीर किए गए ताकि पानी को जखीरा करके इलाके को तरक्की दी जा सके। उन्होंने मजीद कहा कि अगर मौजूदा हुकूमत सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स यानी STPs की तामीर मुकम्मल कर लेती है तो मूसा नदी में साफ पानी का बहाव शुरू हो जाएगा। ये साफ पानी न सिर्फ शहर के लिए बेहतर होगा बल्कि नलगंडा के पुराने इजला तक पहुंचकर वहां के किसानों और अवाम के लिए भी सूदमंद साबित होगा। उन्होंने जोर दिया कि उनकी हुकूमत ने मूसा नदी को एक सुनहरी थाली में सजाकर मौजूदा इंतजामिया को दिया है ताकि वो इसे आगे बढ़ा सके। केटीआर ने उम्मीद जाहिर की कि अगर उनके बनाए हुए मंसूबों पर सही मानों में अमल दरामद हुआ तो मूसा नदी का नक्शा बदल जाएगा। పశ్చిమ భాగం మూసి అంటే అక్కడ ఓఆర్ఆర్ వెస్ట్ నుంచి చూస్తే మూసి ఓఆర్ఆర్ ఈస్ట్ దాకా ఇంకా కింది దాకా చూస్తే గట్కేసర్ దాకా చూస్తే మూసి దాదాపు 55 కిలోమీటర్ల ఈ ప్రాంతం మొత్తం అక్కడికి వెళ్ళి ఇక్కడ దాకా. అయితే ఈ 55 కిలోమీటర్ల పరిధిలో మూసి నీళ్లు ఒక చుక్క కూడా ఆగదు, కిందికి పోతానే ఉంటుంది. ఎందుకంటే అక్కడి నుంచి ఇక్కడి వరకే ఈ 55 కిలోమీటర్ల అట పశ్చిమ మంచిరేవుల నుంచి గట్కేసర్ దాకా చూస్తే 84 మీటర్లు కిందికి అవుతుంది మూసి. అంటే కిలోమీటర్కి 1.5 మీటర్ల డ్రాప్ ఉంటుంది. అంటే నీటి చుక్క ఒకటి కూడా ఆగదు. నీళ్లు వస్తే పోతూనే ఉంటాయి తప్ప ఆగవు. మరి నీళ్లు ఆగితేనే కదా ఇక్కడ రేపటి రోజున బోటింగ్ కానీ టూరిజం స్పాట్స్ కానీ వీటిని డెవలప్ చేయొచ్చు. ఏం చేయాలని ఆలోచన చేస్తే 15 బ్రిడ్జిలు మంజూరు చేసి మూసీ మీద అటుకెళ్ళి పోవడానికి రావడానికి 15 బ్రిడ్జిలు మంజూరు చేసి ఆ బ్రిడ్జిల కిందనే
రోడ్ కమ్ చెక్ డ్యామ్, రోడ్ బ్రిడ్జ్ కమ్ చెక్ డ్యామ్, కింద చెక్ డ్యాము పైన బ్రిడ్జు మంజూరు చేసింది కేసీఆర్ గారి ప్రభుత్వం. ఇది కూడా కేసీఆర్ గారి ప్రభుత్వంలో 15 బ్రిడ్జిలకి 545 కోట్ల రూపాయలతోని మంజూరు ఇచ్చినాము. శంకుస్థాపనలు కూడా మేమే చేశాం. పిర్జాదిగూడ మాజీ మేయర్ గారు ఇక్కడే ఇక్కడ ఉన్నారు. ఫతులగూడలో కూడా నేను సుధీర్ రెడ్డి గారు వచ్చి మేము ఇక్కడే శంకుస్థాపన చేసినాం. మా కాలేరు వెంకటేష్ గారు, మా సుధీర్ రెడ్డి గారు వచ్చి మూసారంబాగ్ బ్రిడ్జ్ కూడా. बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट के टी रामा राव ने साबिक वुज़रा और अराकीन असेंबली के हमरा नागोल में वाक़ई सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) का तफसीली मुआयना किया। ये प्लांट साबिका के CR हुकूमत के दौर में मूसा नदी की बहाली और खूबसूरती के मंसूबे के तहत तामीर किया गया था ताकि शहर के गंदे पानी को साफ करके नदी में छोड़ा जा सके। इस दौरे के दौरान के TR के साथ साबिक वुज़रा सबीता इंदिरा रेड्डी, तुलसानी श्रीनिवास यादव और अराकीन असेंबली मिठा गोपाल, सुधीर रेड्डी, लक्ष्मा रेड्डी और कालिरू वेंकटेश मौजूद थे। MLC वानी देवी और दीगर अहम कायदीन ने भी इस मुआयने में शिरकत की और प्लांट की कारकर्दगी का जायजा लिया। KTR ने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनकी हुकूमत ने मूसा नदी को साफ करने के लिए ठोस इक़दामात किए थे, जिनका सबूत ये जदीद प्लांट्स है। उन्होंने वाज़े किया कि BRS हुकूमत ने बुनियादी ढांचे की तामीर पर करोड़ों रुपए खर्च किए ताकि माहौलियाती आलूदगी को कम किया जा सके। कायदीन ने मौजूदा हुकूमत पर जोर दिया कि वो उन तैयार शुदा मंसूबों को सही तरीके से चलाकर अवाम को फ़ायदा पहुँचाए। इस दौरे का मकसद अवाम को ये दिखाना था कि मूसा नदी की तरक्की के लिए असल काम BRS के दौर में शुरू हुआ था। तमाम रहनुमाओं ने प्लांट के मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना किया और वहाँ मौजूद तकनीकी अमले से मालूमात हासिल की। जागृति तंजीम की सदर कविता अपनी मिन्नत पूरी करने के लिए तिरुपति तिरुमुवल्ला के दौरे पर रीनीगंटा हवाई अड्डे पहुंची, जहां उन्होंने मीडिया से खुसूसी गुफ्तगू की। इस मौके पर उन्होंने ओजे आंध्रा का नारा लगाया और रियासत के अवाम की जानिब से मिलने वाली मोहब्बत और हिमायत पर तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। कविता ने जज्बाती अंदाज में कहा कि गुज़िश्ता 4 सालों की शदीद ज़हनी अजियत और कानूनी चारा जोई के बाद बिलाखिर खुदा के फजल से उन्हें केस में क्लीन चिट मिल गई है। उन्होंने वाज़े किया कि वो अपनी इस बड़ी कामयाबी पर भगवान का शुक्रिया अदा करने और अपनी मिन्नत उतारने के लिए तिरुमुवल्ला आई है। उन्होंने मज़ीद इंकिशाफ किया कि वो जल्द ही एक नई सियासी पार्टी कायम करने जा रही है, जिसके लिए वो स्वामी वेंकटेश्वर की आशीर्वाद और दुआ लेने की ख्वाहिशमंद है। हवाई अड्डे पर उनके हामियों की बड़ी तादाद मौजूद थी, जिन्होंने उनका शानदार इस्तकबाल किया और उनकी नई सियासी इनिंग्स के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। कविता के इस बयान ने सियासी हलकों में हलचल मचा दी है कि उनकी नई पार्टी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सियासत पर क्या असरात मुरत्तब करेगी। उन्होंने अपने खिताब में बार बार आंध्रा के बही खाहों का जिक्र किया, जिन्होंने मुश्किल वक्त में उनका साथ दिया था। जय आंध्र अंदरिकी नमस्कारम। इवाल ఏదైతే ఒక ఫేక్ కేసు పెట్టి గత 4 సంవత్సరాలుగా నన్ను వేధింపులకు గురి చేసినారో, మరి ఆ దేవుడి దయ వల్ల సత్యం నా పక్కన ఉండడంతో ఇవాళ ఆ కేసు అంతా కూడా డిశ్చార్జ్ అయిపోవడంతో మరి స్వామివారి అంటే మా అందరికీ కూడా చాలా చాలా నమ్మకం. వెంకటేశ్వర స్వామివారి దగ్గరికి కాలినడకన వస్తామని మొక్కు ఉండింది. ఇవాళ క్లీన్ చీట్ వచ్చిన సందర్భంలో కాలినడకన వచ్చి మొత్తం మేమందరం కూడా మొక్కు తీర్చుకోవడానికి రావడం జరిగింది. మా కుటుంబ సభ్యులు, జాగృతి కుటుంబ సభ్యులు, తెలంగాణ వాళ్ళు, ఇక్కడి నుంచి ఆంధ్రాలో ఉన్న అనేక మంది అన్నదమ్ములు, మేల్కోరే వాళ్ళు, శ్రేయోభిలాషులు అందరూ కూడా వచ్చారు. వారందరికీ కూడా మనస్ఫూర్తిగా నమస్కారం. ఆ స్వామివారి దయ వల్ల మరి క్లీన్ చీట్ తర్వాత మేము ఏదైతే పొలిటికల్ పార్టీ పెట్టాలనుకుంటున్నామో దానికి కూడా స్వామివారి ఆశీస్సులు మనస్ఫూర్తిగా ఉంటాయని చెప్పి కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. జై తెలంగాణ. మళ్ళీ చెప్తా 3 o'clock. థ్యాంక్ యూ.
बीआरएस के सीनियर लीडर आरएस परवीन कुमार ने वजीर पवंगोलेटी श्रीनिवास रेड्डी पर गैर कानूनी कानकनी का संगीन इल्जाम लगाते हुए कहा है कि जब्त शुदा कंटेनर इस धुंधले का जीता जागता सबूत है। उन्होंने इंकिशाफ किया कि जब इंतजामिया को मालूम हुआ कि बीआरएस की तहकीकाती टीम मुआयने के लिए आ रही है तो रातों रात कंटेनर का रंग बदल दिया गया और इस पर लगी बोर्ड्स हटा दी गईं ताकि शवाहिद को मिटाया जा सके। परवीन कुमार ने इस अमल को सियासी दिवालियापन की बदतरीन मिसाल करार देते हुए कहा कि हुकूमत अपनी गैर कानूनी सरगर्मियों को छुपाने के लिए किसी भी हद तक जा रही है। उन्होंने मुतालबा किया कि जिस तरह खम में गरीबों के घरों को बलडोजर से मिसमार किया गया, इसी तरह गैर कानूनी माइनिंग के जुर्म में वजीर को इसी कंटेनर में बंद करके गिरफ्तार किया जाना चाहिए। बीआरएस रहनुमा ने इल्जाम लगाया कि इक़्तिदार का गलत इस्तेमाल करके कुदरती वसाइल को लूटा जा रहा है और अवामी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो इस नाइंसाफ़ी के खिलाफ मुत्तहिद हों और हुकूमत की बदउनवानियों का पर्दाफाश करें। आरएस परवीन कुमार ने वाज़ेह किया कि शवाहिद को छुपाने की ये भोंडी कोशिश कामयाब नहीं होगी क्योंकि हकीकत अवाम के सामने आ चुकी है। उन्होंने आला सतही तहकीकात और जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का मुतालबा दोहराया है। మాటికి మీరు తప్పు చేసిండ్రు తెలంగాణ ప్రజలారా ఈ పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి గారు ఖమ్మంలో ఏ విధంగా అయితే వేలాది మంది పేదల నివాసం ఉండే చిన్న చిన్న ఇళ్లను కూలగొట్టి వాళ్ళను రోడ్డు మీద పడేసిన పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి గారు ఇక్కడ ఘోరంగా దోపిడీ చేస్తా ఉన్నాడు। దానికి సజీవ సాక్ష్యమే ఈ కంటైనర్। అర్జెంట్ గా ఆయన ఈ కంటైనర్లో పెట్టి జైలుకు పంపించాల్సిన అవసరం ఉన్నది। శ్రీనివాసరెడ్డి గారు మీకు ఏ మాత్రం కూడా నైతిక విలువలున్నా అర్జెంట్ గా మీరు రాజీనామా చేయండి, లేకపోతే ఈ రాఘవ కన్స్ట్రక్షన్ అది కాదు, ఇది ప్రజలకు దారాదత్తం చేస్తుందని చెప్పండి। జై తెలంగాణ। साबिक वजीर और बीआरएस-एमएलए सबीता इंदिरा रेड्डी ने वजीर आला रेवंत रेड्डी पर कड़ी तनकीद करते हुए इल्जाम लगाया है कि उनकी हुकूमत के इक़दामात गरीब दुश्मन हैं। उन्होंने कहा कि केसीआर ने अपने 9 साला दूर्न हुकूमत में गरीबों के लिए 1 लाख घर तामीर करवाए, जबकि मौजूदा हुकूमत 1 लाख खानदानों को बेघर करने की मनसूबाबंदी कर रही है। सबीता इंदिरा रेड्डी के मुताबिक मूसा नदी की मुबैना खूबसूरती के नाम पर हजारों मकानात को मिसमार किया जा रहा है, जिससे गरीब अवाम सड़कों पर आ जाएंगे। उन्होंने सख्त अल्फाज में कहा कि रेवंत रेड्डी को अवाम के आंसू देखकर शायद शैतानी खुशी मलती है, इसीलिए वो इंसानी हमदर्दी को पुष्ट डालकर ऐसे फैसले ले रहे हैं। उनका कहना था कि तरक्की का मतलब गरीबों की बस्तियों को उजाड़ना नहीं बल्कि उन्हें सहूलियात फराहम करना होना चाहिए, जैसा कि साबिका हुकूमत ने किया। बीआरएस लीडर ने मुतालबा किया कि हुकूमत फौरी तौर पर उन बिस्मारियों को रोके और मुतासिरा खानदानों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए। उन्होंने खबरदार किया कि अगर हुकूमत ने अपना रवैया न बदला तो वो अवाम के साथ मिलकर सड़कों पर एहतजाज करेंगी। सबीता इंदिरा रेड्डी ने मजीद कहा कि अवाम अब कांग्रेस हुकूमत के इन आमिराना फैसलों से तंग आ चुके हैं और वक्त आने पर इसका जवाब देंगे। उनके इस बयान ने सियासी हलकों में मूसा रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट के हवाले से नई बहस छेड़ दी है। మనకు ఎల్బీ నగర్ కి మహేష్ కి అవినాభావ సంబంధం ఉంటుంది। పైన వర్షం పడితే పైన కాలనీలన్నిటి కాలనీలకు వెళ్ళి ఎల్బీ నగర్ వచ్చి కాలనీలన్నీ మునిగిపోతూ ఉంటాయి। పైన చెరువులన్నీ కూడా వచ్చి చాలాసార్లు సుధీర్ రెడ్డి గారు కూడా ఇబ్బంది పడ్డారు। పైన చెరువులకి వెళ్ళి నీళ్లు రావద్దు ఆపేద్దామని కిందున్న కాలనీ వాళ్ళు ఇబ్బంది పెట్టినా నీళ్ళ వంపు ఎక్కడుంటే అక్కడే పోతుందని చాలాసార్లు అందరినీ కన్విన్స్ చేసిన సుధీర్ రెడ్డి గారు కూడా ధన్యవాదాలు। ఎందుకంటే అక్కడ రాజకీయం చేయకుండా ఎవరి కష్టమైనా కష్టమే అని ఆలోచించున్నారు। ఆ సందర్భంలో ఎస్ఎన్డిపి నాలాలు కట్టాలని కేసీఆర్ గారు మాకు సలహా ఇచ్చినప్పుడు ఒక్క మాట మాకు అందరికీ కూడా చెప్పినారు, నీళ్ళ వంపు ఎట్లుంది అట్లనే ఎస్ఎన్డిపి నాల పోవాలని వితండవాదం తీసుకురాకండి। నీళ్ళ వంపు ఒక్కొక్కసారి కాలువలన్నీ కూడా కబ్జాలు అయిపోయి ఇండ్లు కట్టి ఉంటారు కాబట్టి అట్లా తీసుకోకుండా రోడ్లు వెంబడి తీసుకోండి ఎస్ఎన్డిపి నాలని చెప్పి, అంటే అభివృద్ధిలో కూడా మానవత్వాన్ని చూపించినారు కేసీఆర్ గారు। కానీ ఈరోజు రేవంత్ రెడ్డి గారు ప్రజలు ఎంత ఏడుస్తుంటే అంత రాక్షసానందం పొందుతున్నట్టుగా అనిపిస్తూ ఉంది నిజంగా ఎక్కడ చూసినా కూడా। रियासत तेलंगाना के जिला निजामाबाद के सालोरेह मंडल में वाक़े हंसा गांव से होली के मौके पर एक इंतहाई अजीब व गरीब रवायत की वीडियो मंजर आम पर आई है। बरसों पुरानी इस रवायत के मुताबिक होली के त्यौहार पर गांव वाले 2 ग्रोहों में तकसीम हो जाते हैं और मकामी हनुमान मंदिर के सामने एक दूसरे पर मुक्कों की बारिश कर देते हैं। इस रिवायती लड़ाई में नौजवान और बड़े बूढ़े सभी जोश व खुरूश से हिस्सा लेते हैं और एक दूसरे को पीटते हुए अपनी ताकत का मुजाहरा करते हैं।
हैरानकुन बात यह है कि चंद मिनटों तक जारी रहने वाली इस शदीद लड़ाई के फौरन बाद दोनों फरीकैन गुस्सा थोक कर एक दूसरे को गिले लगाते हैं और होली की मुबारकबाद देते हैं। मकामी लोगों का मानना है कि यह कदीम खेल गांव की खुशहाली और बुराई के खात्मे के लिए हर साल जोश व खरूश से खेला जाता है। सोशल मीडिया पर इस अजीब व गरीब जश्न की वीडियो तेजी से वायरल हो रही है, जिसे देखकर लोग दंग रह गए हैं। अगरचे इस लड़ाई में बाज़ औक़ात मामूली चोटें भी आती हैं, लेकिन देहाती इसे अपनी सकाफत का अटूट हिस्सा मानते हैं और कभी पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं कराते। इस अनोखे तरीके से होली मनाने का मकसद बाहमी इत्तेहाद और हम आहंगी को फ़रोग़ देना बताया जाता है, जहां लड़ाई के बाद तमाम रंजिशें ख़त्म कर दी जाती है। यह वाक़या भारत की मुतनव्वे सकाफत और मकामी रवायात के एक मुनफरिद पहलू को उजागर करता है। हैदराबाद के इलाके डेयरी फार्म करास रोड पर एक शहरी और ट्रैफिक कांस्टेबल के दरमियान होने वाली तकरार की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसने शहर में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों को रिकॉर्ड करने के तरीकों पर एक नई बहस छेड़ दी है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बेदार शहरी कांस्टेबल को अपने ज़ाती मोबाइल फ़ोन से खिलाफ वर्जी करने वालों की तस्वीर और वीडियोज़ बनाते हुए टोक रहा है और इस अमल की कानूनी हैसियत पर सवाल उठा रहा है। शहरी का मौक़िफ़ है कि पुलिस एहलकारों को सरकारी आलात और कैमरों के बजाय निजी फ़ोन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे शहरियों की राजदारी और डेटा के गलत इस्तेमाल का खदशा रहता है। इस वाक़ये के दौरान कांस्टेबल और शहरी के दरमियान काफ़ी देर तक बहस जारी रही, जिसे वहां मौजूद लोगों ने अपने कैमरों में कैद कर लिया। सोशल मीडिया सारिफीन इस वीडियो पर मुनक़सम रद्द अमल दे रहे हैं। जहां कुछ लोग शहरी की हिम्मत को सराह रहे हैं, वहीं कुछ का मानना है कि कानून नाफिज करने वालों को किसी भी तरीके से सबूत जमा करने का हक हासिल होना चाहिए। इस वाक़ये ने ट्रैफिक पुलिस के काम करने के अंदाज और डिजिटल सबूतों के ज़वाबित के हवाले से अवाम में बेचैनी पैदा कर दी है। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने अब तक इस मखसूस वीडियो पर कोई सरकारी बयान जारी नहीं किया है। ताहम अवामी हलकों में ये मुतालबा जोर पकड़ रहा है कि सिर्फ सरकारी तौर पर मंजूर शुदा आलात ही इस्तेमाल किए जाएं। यह वाक़या महकमा पुलिस और अवाम के दरमियान शफाफियत और एतमाद के फुकदान को भी वाज़े करता है। माहिरीन का कहना है कि ऐसे तनाज़ात से बचने के लिए वाज़े रहनुमा खुतूत की ज़रूरत है, ताकि कानून पर अमल दरामद के दौरान शहरियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ भी यकीनी बनाया जा सके। हाई कोर्ट का ऑर्डर है, आप पर्सनल मोबाइल से फोटोज नहीं ले सकते। आप पैसा लिए आपके साहब बोले होंगे। देखो भैया, ये डेयरी फार्म का चौरासा है, ये डेयरी फार्म चौरासा है। ये पिलर नंबर 217 देखिए। ये देखो, इनका नाम देखो, इनका नाम देखो, और उन्होंने अपने पर्सनल मोबाइल से फोटोज ले रहे हैं। इनके सर बोले कहते देखो, ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि अपने पर्सनल मोबाइल से फोटोज नहीं लेना है। इन्होंने अपने पर्सनल मोबाइल से फोटोज ले रहे। देख लो, इनका नाम देख लो जी, हमारा भी देख लो। ठीक है, देख रहे, तुम्हारे को भी देख रहे। अब ये आंध्र प्रदेश असेंबली के बाहर इस वक्त रिक्कत आमेज़ मनाजिर देखने को मिले, जब एक तालिब इल्म तोशक के वालिदैन ने अपने बेटे की मौत पर इंसाफ के लिए एहतिजाजी मुजाहरा किया। सुंगाराकुंडा मंडल के श्री चैतन्य नवोदया कोचिंग सेंटर के तालिब इल्म तोशक की मौत को स्कूल इंतजामिया खुदकुशी करार दे रही है, जबकि वालिदैन का संगीन इल्ज़ाम है कि उनके बेटे का कत्ल करके इसे खुदकुशी का रंग दिया गया है। वालिदैन ने रोते हुए बताया कि वाक़ये से महज 5 मिनट पहले उनके बेटे ने हंसते हुए फ़ोन पर बात की थी, तो वो अचानक खुदकुशी कैसे कर सकता है। उन्होंने स्कूल इंतज़ामिया, महकमा तालीम और पुलिस पर मिली भगत का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि केस को दबाने की कोशिश की जा रही है और मुतालबा किया कि मज़कूरा स्कूल की मंजूरी फौरी तौर पर मनसूख की जाए। जब एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया तो पुलिस ने वालिदैन और उनके साथ मौजूद छोटे बच्चों को ज़बरदस्ती गिरफ्तार करना शुरू कर दिया, जिससे मासूम बच्चे खौफजदा होकर रोने लगे और पुलिस से अपने वालिदैन को छोड़ने की इल्तिजाएं करते रहे। पुलिस ने एहतजाज करने वाले तमाम अफराद को हिरासत में लेकर तलोरू पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया है। इस वाक़ये ने तालीमी इदारों में तलबा के तहफ़्फ़ुज़ और पुलिस की कार्रवाई पर कई संगीन सवालात खड़े कर दिए हैं। अवाम और समाजी कारकुनों ने मासूम बच्चों के साथ पुलिस के इस रवैये की सख्त मजम्मत की है और आला सतही तहकीकात का मुतालबा किया है। 20 days అవుతుంది సార్, మా బాబు చనిపోయి. మేము ఇక్కడే కూర్చుంటాము, వెయిట్ చేస్తాం. మాకు న్యాయం జరగాలి. కలెక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే మాకేం తెలియదు అంటున్నారు సార్. ఎస్పీ దగ్గరికి వెళ్తే చేస్తామమ్మా అంటున్నారు. జాయింట్ కలెక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే నాదేం లేదు, మొత్తం కలెక్టర్ చూసుకుంటున్నాడు, నన్ను అడగమాకండి అని నెట్టేశారు. గారైతే మాకు బెదిరిస్తున్నారు. రేణుక గారు మమ్మల్ని బెదిరిస్తున్నారు. మమ్మల్ని బెదిరించింది సార్.
మీ ఫీజు మీకు ఇప్పిస్తాము అది ఇది అంటున్నారు. ఇస్తామని బెదిరిస్తుంది సార్. ఫీజు ఇప్పిస్తే పిల్లడు వస్తాడా సార్? చనిపోయిన పిల్లడు వస్తాడా సార్? చెప్పండి. చంపిన వాళ్ళకి శిక్ష పడాలి సార్, అంతే. ఆ స్కూల్ సీజ్ చేయాలి, ఆ స్కూల్ సీజ్ చేయాలి. ఇష్టం వచ్చిన చోట చెప్పుకోండి అని భయపెడుతున్నారు సార్ మమ్మల్ని. మేము మా డబ్బులు ఉన్నాయి మా దగ్గర, మిమ్మల్ని ఏదైనా చేసేస్తాం మేము, మీరేం చేసుకుంటారో చేసుకోండి సార్. ఇదే हैदराबाद के इलाके माइलरदेव पली काटीडा में एक हौलनाक आतिशज़दगी का वाकया पेश आया, जिसने सनती इलाके में खौफ व हरास फैला दिया। इत्तलात के मुताबिक आग मकामी समेत टिम्बर डिपो और बीडी प्लाईवुड के गोदामों में लगी और देखते ही देखते लकड़ी के भारी स्टॉक की वजह से पूरे इलाके को अपनी लपेट में ले लिया। वाकये की इत्तला मिलते ही एसीपी श्रीनिवास की क़यादत में फायर ब्रिगेड का अमला 2 फायर इंजनों के साथ मौके पर पहुंचा और कई घंटों की सख्त जिदोजहद के बाद शोलों पर काबू पाया। अगरचे इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन गोदामों में मौजूद कीमती लकड़ी और मशीनरी जलकर खाकिस्तर हो गई है। हुक्काम का इब्तिदाई तखमीना है कि इस आग की वजह से तकरीबन 1 करोड़ रुपए मालियत की जायदाद का नुकसान हुआ है। पुलिस ने जाए वक़ुआ का मुआयना करने के बाद मुकदमा दर्ज कर लिया है और आग लगने की असल वजूहात जानने के लिए तहकीकात शुरू कर दी गई है। मकामी लोगों ने सनती इलाकों में फायर सेफ्टी के नाकिस इंतजामात पर तशवीश का इजहार किया है। खुशकिस्मती से वक्त रहते आग पर काबू पा लिया गया, वरना यह करीबी रिहायशी बस्तियों के लिए बड़ा खतरा बन सकती थी। पुलिस और महकमा फायर सर्विसेज अब इस बात की जांच कर रहे हैं कि आया उन गोदामों में हिफाजती कवानीन की पाबंदी की जा रही थी या नहीं। सिकंदराबाद से हिसार जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन एक बड़े हादसे से इस वक्त बाल बाल बच गई, जब उपल के करीब मिडपली के मकाम पर ट्रेन के इंजन का पहिया अचानक टूट गया। पटरी पर दौड़ती ट्रेन में तकनीकी खराबी के बाइस जोरदार झटका लगा और ड्राइवर ने कमाल होशियारी से ट्रेन को फौरी तौर पर रोक दिया, जिससे सैकड़ों मुसाफिरों की जानें महफूज रही। इस अचानक खराबी की वजह से ट्रेन तकरीबन 4 घंटे तक इसी मकाम पर खड़ी रही, जिसके नतीजे में मुसाफिरों को शदीद गर्मी और पीने के पानी की किल्लत जैसे मसाइल का सामना करना पड़ा। रेलवे के तकनीकी माहिरीन और आला हुक्काम ने इत्तला मिलते ही जाए वक़ुआ पर पहुंचकर मुरम्मत का काम शुरू किया और आखिरकार एक मुतबादिल इंजन मंगवाकर ट्रेन को रवाना किया गया। मुसाफिरों ने रेलवे इंतजामिया के खिलाफ सख्त बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि एक छोटी सी फनी खराबी को दूर करने में इतना ज्यादा वक्त ज़ाय किया गया, जिससे बूढ़ों और बच्चों को सख्त तकलीफ हुई। रेलवे हुक्काम ने वाक़ये की तहकीकात का हुक्म दे दिया है ताकि ये मालूम किया जा सके कि इंजन के पहिए में इतनी बड़ी खराबी कैसे पैदा हुई। इस वाक़ये की वजह से इस रूट पर दीगर ट्रेनों की आमद-ओ-रफ्त भी कुछ देर के लिए मुतासिर हुई, ताहम बाद में ट्रैफिक बहाल कर दिया गया। मुसाफिरों ने मुतालबा किया है कि सफ़र से पहले इंजन और बोगियों की मुकम्मल जांच पड़ताल को यकीनी बनाया जाए ताकि मुस्तकबिल में ऐसे खतरनाक वाक़यात से बचा जा सके। जिला जगतियाल के धर्मपुरी मंडल में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां इंटर की एक तालिबा 3 माह तक जिंदगी और मौत की जंग लड़ने के बाद अस्पताल में दम तोड़ गई। नरसियापली गांव में अपनी नानी के घर रहकर तालीम हासिल करने वाली इस मासूम लड़की को इसी गांव के एक नौजवान कोला मनोज ने, जो रिश्ते में इसका भाई लगता था, मोहब्बत के जाल में फंसा कर ज्यादती का निशाना बनाया। मुलजिम ने लड़की को धमकी दी थी कि अगर उसने ये बात किसी को बताई तो वो इसे और उसके भाई को कत्ल कर देगा, जिसके खौफ से वो खामोश रही। जब लड़की ने शादी का तकाजा किया तो मनोज ने इसे मरने का मशवरा देकर ठुकरा दिया, जिससे दिलबर्दाश्ता होकर तालिबा ने गुज़िश्ता साल 8 दिसंबर को जहरीली दवा पी ली थी। इसे पहले जगतियाल और फिर बेहतर इलाज के लिए हैदराबाद मुंतकिल किया गया था, जहां मंगल की रात इसकी मौत वाक़ई हो गई। मरने से पहले लड़की ने एक खुदकुशी नोट भी छोड़ा है, जिसमें मुलजिम की दरिंदगी और धमकियों का जिक्र किया गया है। पुलिस ने लड़की की मां की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए मुलजिम मनोज के खिलाफ रैप और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस वाक़ये ने पूरे इलाके में गम और गुस्सा पैदा कर दिया है और मकामी लोग मुलजिम के लिए सख्त तरीन सज़ा का मुतालबा कर रहे हैं। विशाखापट्टनम के इलाके सीथमधारा से ताल्लुक़ रखने वाली एक दोशीज़ा और एक नौजवान के दरमियान इंस्टाग्राम पर होने वाली दोस्ती देखते ही देखते मोहब्बत में बदल गई, जिसका अंजाम पुलिस स्टेशन में हुआ। मज़कूरा नौजवान ने लड़की को तिरुपति के तरी मंदिर में शादी करने का झांसा देकर घर से भागने पर उकसाया था। लड़की ने अपने इंटरमीडिएट के इम्तिहानात ख़त्म होते ही अपने वालिदैन को बताए बगैर विजयवाड़ा से फरार होकर अपने आशिक के साथ कावली पहुंच गई।
आधी रात के वक्त जब ये जोड़ा बस स्टैंड पर अगली बस का इंतजार कर रहा था तो वहां गश्त पर मामूर पुलिस एहलकारों को उनकी हरकत और सकनात पर शक हुआ। पुलिस ने जब उनसे पूछगुछ की तो दोनों तसल्ली बख्श जवाब न दे सके, जिस पर उन्हें फौरी तौर पर हिरासत में ले लिया गया। थाने ले जाकर तफ्तीश करने पर मालूम हुआ कि लड़की अपने घर से भाग कर आई है और लड़का इसे शादी का झांसा दे रहा था। पुलिस ने दोनों के वालिदैन को फौरी तौर पर मतला किया और लड़की की काउंसलिंग की ताकि इसे सोशल मीडिया के खतरात से आगाह किया जा सके। आखिरकार पुलिस ने ज़रूरी कानूनी कार्रवाई और वालिदैन की मौजूदगी में लड़की को बहिफाजत उनके हवाले कर दिया। इस वाक़ये ने एक बार फिर सोशल मीडिया के जरिए होने वाली दोस्तियों और उनके मनफी नताइज पर बहस छेड़ दी है।